यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अच्छा तो जनाब आज हम जो पेपर करेंगे वो हमारे पास है एग्जैक्टली पेपर टू का वेरिएंट वन। ठीक है, जो पेपर टू का वेरिएंट है अक्टूबर नवंबर का, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और ये किस तरह से करना है ये अब जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये पेपर दिया हुआ है और इसमें से जो सबसे पहला सवाल इस वक्त नज़र आ रहा है वो एग्जैक्टली नज़र आ रहा है आपके पास 52 अंडर रूट 169 27 अंडर रूट 8 20 12 अपॉन 23 एंड 49। तो इसने कुछ लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको उस जगह पे उसके नंबर्स को प्लेस करना है और उसको प्लेस करने का तरीकेकार क्या होगा, आप इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर इसमें से कौन सा मुझे नजर आ रहा है, स्क्वायर नंबर है एग्जैक्टली 49। ठीक है, 49 इज अ स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर कौन सा है इसमें, क्यूब नंबर है आपके पास 27 और अ फैक्टर ऑफ 26, 26 का फैक्टर कौन सा है, 26, अ फैक्टर ऑफ 26, फैक्टर ऑफ 26 कौन सा है। ठीक है, फैक्टर ऑफ 26 का मतलब होगा कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 26 को कैंसिल कर सके। ठीक है, तो सोच के बताइएगा। 26 भी किसी का फैक्टर है और फैक्टर 26 भी कोई हो सकता है। बच्चों, या अल्लाह, ये बच्चे इस बत्तख को देख रहे हैं। भाई फैक्टर ऑफ 26 कौन सा नंबर हो सकता है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ 26, 169, 169 जी बिल्कुल हो सकता है, 169 अंडर रूट 169 भी पॉसिबल है। और इसके अलावा, हाँ इसके अलावा तो मुझे और कोई पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा वैसे, अंडर रूट 169 ही पॉसिबल है। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि वो ये कहता अ नंबर हुज फैक्टर इज 26, तो मैं क्या लिखता, अगर वो कहता हु अ नंबर हुज फैक्टर इज 26, तो कौन सा वाला नंबर होना चाहिए था। तो नंबर होना चाहिए था 52। ठीक है, क्योंकि 52 जो है उसका एग्जैक्टली फैक्टर 26 बन सकता है। अच्छा ये तो हो गया 169। अब वो कह रहा है इर्रेशनल नंबर। देखो इर्रेशनल को पहचानने का तरीका मैंने बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर। तो वेन एवर यू आर हैविंग दैट नंबर, सो स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर लेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर कहाँ कहाँ पे पॉसिबली आ सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जब पेयर खोलूंगा तो इसमें मैं 2 अंडर रूट 2 पाऊंगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको मैंने कह दिया है दैट इज 2 अंडर रूट 2। या फिर आप इसको डायरेक्टली लिखते हैं, क्योंकि जो नंबर उसने दिया हुआ वही लिख देना चाहिए 8। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है इंसर्ट वन साइड ऑफ द ब्रैकेट मेक्स द कैलकुलेशन करेक्ट। एक ऐसा नंबर आपको यहाँ डालना है जो आपकी कैलकुलेशन को करेक्ट कर दे, मतलब ऐसा ब्रैकेट आपको डालना है। तो अब ऐसा ब्रैकेट डालने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए 7.2। ठीक है, 7.2 आपको चाहिए इस कैलकुलेशन से। यहाँ तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब होगा कि पहले माइनस होगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, देन प्लस ऐड हो जाएगा 1.2 के साथ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ। अगर यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि 3 इंटू 5 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सही है? उसके बाद कोई सॉल्यूशन बनेगा और उसके बाद एडो सब्ट्रैक्ट ही होगा। और अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया तो उसका भी यही मतलब होगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे सही लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के उसे चेक करता हूँ कि क्या होगा। 4.2 में से जब 3 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1.2, 1.2 इंटू 5 प्लस 1.2, पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.0। सही है? फिर प्लस होगा इसमें 1.2 और फिर ये फाइनली बन जाएगा 7.2। इट मीन्स माई ब्रैकेट दिस वन इज करेक्ट। सही। नीचे कह रहा है इंसर्ट वन ऑफ द ब्रैकेट टू मेक द कैलकुलेशन करेक्ट। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट लगा के कैलकुलेशन को करेक्ट बना देना है। अच्छा मेरे साथ जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर आपको कोई विंड नॉइज तो नहीं आ रहा है।
ये हमें बताइएगा जरा, विंड नॉइस तो नहीं आ रहा है आवाज के साथ? हेलो। ठीक। अच्छा। इंसर्ट वन साइड ऑफ अ ब्रैकेट टू मेक द कैलकुलेशन करेक्ट। यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट लगाना है जिसमें आपकी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि -10 आ जाए। तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लूँ, 5 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा यहाँ पे बस 4, और प्लस का 2। तो 5 - 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4, -4 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि ये +2 है, तो ये मुझे आंसर दे देगा -6। मुझे चाहिए एग्जैक्टली -10। मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए कहाँ पे? मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए यहाँ पे। ऐसा करने से होगा ये, जब ब्रैकेट मैंने यहाँ लगाया ना, तो अब जो क्यूब रूट ऑफ 64 है उसके साथ माइनस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा, बाद में माइनस होगा। मैंने कहा 5 - 9, और ये माइनस इधर मैंने लगा दिया 4 + 2। ठीक है, 5 - 9 हो गया, माइनस का 4, माइनस ये हो गया आपके पास 4 + 2 6, और ये हो गया आपके पास -10। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे, इन दिस क्वेश्चन ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, द डायग्राम शोज द नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की एक नेट आपको दी हुई है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये नेट है, कभी कभी आपको डायग्राम मिलती है तो उसका नेट आपको ओपन करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास नेट होती है तो आपको फिगर आउट करना होता है। अच्छा, सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको हर सरफेसेस का एरिया चाहिए, सिंपल है। तो हर सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये वाली लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये क्यूबॉइड का नेट है तो डेफिनेटली ये जो फेस है ये ऊपर की तरफ उठेगा, और ये वाला भी ऊपर की तरफ उठेगा। इसका मतलब ये दोनों जो है वो सेम हाइट की होंगी, तभी ऊपर आके कनेक्ट हो सकती हैं इक्वली। मैंने कहा कि ये वाला जो है वो 5.2 है, राइट। अच्छा, ये मिल गया। अब क्या है, ये तीन फेसेस जो हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, और ये वाले दोनों फेसेस एक ही कैटेगरी के हैं, और ये वाला फेस भी सेम एक ही कैटेगरी। ये अब जिस पे मैंने टिक लगाया है वो सारे एक ही कैटेगरी के हैं, और जिस पे मैंने डॉट्स लगाए हैं वो सारे फेस एक ही कैटेगरी के हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि डॉट वाले जो हैं उनका एरिया अगर मुझे निकालना है तो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4.7 करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको 2 से, क्योंकि ऐसे दो फेसेस थे। ठीक है, और फिर टिक वाले जो हैं उसके अंदर मैंने ये किया कि मैंने कहा यार 3 × 5.2 करना पड़ेगा, और ऐसे फेसेस मेरे पास चार हैं, 1 2 3 और 4, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5.2 और 4.7, ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 35 36 हो जाएगा। पॉइंट भूल जाइएगा जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, जीरो आ जाएगा। 4 8 और 2 10 और 4 14 होता है, 4 इधर आ गया, 3 और 1 4 हो गया, और ये 2 आ गया। अब पॉइंट ऊपर से देखिएगा कितने डिजिट्स के बाद है। एक डिजिट यहाँ पर है, एक डिजिट यहाँ पर है, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, यानी कि एक वन डेसिमल प्लेस फ्रॉम बोथ द वैल्यूज मैंने कलेक्ट किया, उसको 2 डेसिमल प्लेस हो गया, और 2 डेसिमल प्लेस लगा दिया। सही है, डेसिमल से पहले दो वैल्यूज, मतलब बाद में दो वैल्यूज आएंगे। अब मल्टीप्लाई करना है उसको 2 से, तो फर्दर 2 से जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 से हो जाएगा 8, 8 8, और 2 2 से हो जाएगा 4, हो जाएगा 48.88। अरे हम तो पेपर 2 कर रहे हैं ना, 5 यार, मैं इतनी एफर्ट क्यों दे रहा हूँ? 3 × 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज एग्जैक्टली 62 और ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं, 5.2 × 4.7 मल्टीप्लाई बाय 2, 48.88, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब 62.4 में 48.88 हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 111.28। ठीक है भाई।
राइट डाउन द नंबर्स ऑफ द प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की प्लेन्स ऑफ सिमेट्री के नंबर्स आपको चाहिए। क्यूबॉइड की प्लेन्स ऑफ सिमेट्री के नंबर्स आपको चाहिए, कौन कौन से हैं? प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। अच्छा, जब क्यूबॉइड बंद होता है, अगर हम क्यूबॉइड को देखें, क्या है क्यूबॉइड? ठीक है, अब इस क्यूबॉइड को देखें जब आप, तो ये जो क्यूबॉइड है इसमें कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, यानी कि प्लेन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि आप उसको कितने पॉइंट से मिला के अगर घुमाते हैं शेप को चारों तरफ थ्री डायमेंशनल में, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं इसको क्यूबॉइड को बिल्कुल सेंटर में एक प्लेन लगा दूं और इसको मैं गोल घुमाऊं 360 के ऊपर यूं करके, तो ये दो दफा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है और वही उसके सिमेट्रिकल पॉइंट हो गए, यानी कि वहां से आप उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक सिमेट्री यहाँ पे हो सकती है कि मैं उसको बीच से केक की तरह काट दूं। ठीक है, डायगनली नहीं कट कर सकता क्योंकि मेरे पास ये रेक्टेंगुलर फेस होता है हर तरफ, तो डायगनली नहीं होगा। तो एक यहाँ से कट सकता है और एक इसके बिल्कुल बीच से कट सकता है। ठीक है, बिल्कुल बीच में क्या होगा, ये वाला यहाँ से। और एक ये फेस जो है, जैसे अब ये रेक्टेंगुलर है जो मेरा आईपैड है, तो मैं इसको यहाँ से केक की तरह काट दूंगा तो ये टूट जाएगा दो हिस्सों में। एक यहाँ से केक की तरह काट दूंगा तो भी दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक और जगह से भी काट सकता हूँ, इसको बिल्कुल बीच से काट सकता हूँ। तो यहाँ से जब मैं काटूंगा इसको, मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है ना जैसे आपके पास, उसको बीच से काटेंगे आप प्लेन, तो वहां से भी उसके दो सिमेट्रिकल शेप बन सकते हैं। देयर विल बी थ्री प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। इसमें कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे? प्लेन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ऐसा फ्लैट सरफेस जिससे आप पूरे शेप को दो हिस्सों में काट दें, ऐसे कितने प्लेन्स आप इस पर बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे द टेबल शोज द एग्जामिनेशन मार्क ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर ईच ऑफ द 9 स्टूडेंट्स। अब ये टोटल 9 बच्चों के आपको मैथ्स के और फिजिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं, सही है। उसमें वो ये कह रहा है कि ये जो ब्लैक वाले हैं ये उसने मार्क कर दिए, ये तीन उसने छोड़ दिए, ये तीन आपको मार्क करने हैं। 60 पे 55, 60 पे 55 दैट इज ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद 45 पे 37, 45 पे 37, 35 ये होगा, 36 होगा, 37। उसके बाद है 78 पे 71, कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम द फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। ये पॉइंट्स आपके लिए बना दिए हमने, कर दी पूरी। ऑन द डायग्राम ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपको बनानी है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए हमें ऐसी लाइन बनानी होगी जिसके आधे पॉइंट्स ऊपर हों और आधे पॉइंट्स नीचे हों। कोशिश हमारी यही होती है बेस्ट फिट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 5 7 8 9। अच्छा, ये 9 पॉइंट्स हैं, तो 9 पॉइंट्स का मतलब हुआ, हाँ ये 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स का मतलब हुआ कि आप एक पॉइंट ना कोई लाइन पे आएगा डेफिनेटली जब आप उसको ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे छोड़ सकें। पॉइंट लाइन पे डाल दिया मैंने। नाउ यू कैन सी एंड काउंट 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट लाइन से ऊपर है। 1 3 4, ये 4 पॉइंट्स लाइन से नीचे है। ठीक है, सो वी हैव ड्रॉन द बेस्ट फिट। अच्छा, अब वो ये कह रहा है जावियर स्कोर्ड 75 मार्क्स
in the physics exam but was absent for the mathematics exam. Use your line of best to find an estimate of his mathematics marks. जावियर के मार्क्स आए हैं 75 फिजिक्स में. तो आपको मैथ्स के मार्क्स उसके बताने हैं और मैथ्स के मार्क्स जो मुझे उस वक्त नज़र आ रहे हैं जावियर के 75, 76, 77. मैथ्स के मार्क्स उसके आ रहे हैं 77. अच्छा, 5वें सवाल में वो क्या कह रहा है? जस्ट सेकेंड. ये कौन आया भाई अभी? ग्रेट. अच्छा, अब इस वाले में क्या हो रहा है मेरे पास? वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको. ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा. 180 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स. 62 आ रहा है. ठीक है. वर्क आउट द वैल्यू ऑफ वाई. वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि यहाँ से यहाँ है. ठीक है. अच्छा, अब ये बहुत आसान है. हर तरफ ए की वैल्यू दी हुई होगी 298. जी बिल्कुल बजा फरमाया. 360 माइनस 62 करेंगे आप 90. यहाँ पूछ रहा है वर्कआउट दिस गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस. अब ये वर्कआउट करके 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. तो 12 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 कर लें पहले कैलकुलेटर में. इन बच्चों का ये पेपर आया होगा वो तो बिल्कुल ही हिल गया. बाकी दोनों पेपर्स की कंपैरेटिवली ये मुझे ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है. 0.09. 12 minus 1.817 exactly 10.183 divided by 0.09. 113.1. Work out the size of the interior angle of the regular decagon. Decagon का interior angle निकालना है. तो डेका मतलब 10 होता है. 10 माइनस 2 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाय 10. एक इंटीरियर एंगल निकालना था तो एक ही इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दिया मैंने. उससे सब नहीं कहा है. 144. John invests $240 in an account that pays a simple interest at a rate of 2.35% per year. Calculate the total amount of interest he received at the end of 5 years. सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ही उसने पूछा. टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही रिसीव्ड. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100. तो प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है 240 का. रेट आपके पास है 2.35. थैंक यू. 2.35 और उसके अलावा टाइम आपके पास है 5 साल डिवाइडेड बाय 100. मिलेगा 240 मल्टीप्लाई बाय 2.35 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100. ये हो जाएगा आपके पास 28.2. दैट इज माय इंटरेस्ट अमाउंट. लेकिन अगर वो ये पूछ लेता फॉर एग्जांपल इस इंटरेस्ट की जगह वो लिख देता सिर्फ कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट ही रिसीव एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, यानी कि वो इस वाली लाइन को हटा देता. टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखता, सिर्फ टोटल अमाउंट लिख देता. टोटल अमाउंट के लिए मुझे पता होता है कि मुझे प्रिंसिपल में अपना इंटरेस्ट जो है वो एड ऑन करना है. तो प्रिंसिपल मेरे पास था 240 और मैं इंटरेस्ट जो है एड ऑन करूंगा तो 28.2. तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा 268.2. ये मेरा अमाउंट होता है. अगर इन केस वो क्वेश्चन को चेंज करके
क्या देता है कि भाई टोटल अमाउंट ही रिसीव एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, सही है बेटा, समझ आ गई बात। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है वो द एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूरो एंड द पाउंड इज दिस, यानी कि ये आपको यूरो और पाउंड्स का रेट दिया हुआ है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर एंड द पाउंड, डॉलर और पाउंड का रेट दिया हुआ है। लिंक चेंज यूरोज इनटू डॉलर्स, फाइंड द वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं होगी, बस आपको कन्वर्ट करके पहुंचाना होगा वहां तक, क्योंकि इसमें यूनिट सेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या हुआ होगा। तो अब एक काम करते हैं, पहले हम यूरो को पाउंड में ले जाते हैं। अच्छा, यूरो एक तरफ लिख लिया आपने और आपने पाउंड एक तरफ लिख लिया, यानी कि 1 यूरो में 0.88 पाउंड्स है। तो अगर आपके पास 5 यूरोज होंगे तो आपके पास कितने पाउंड्स होंगे, तो वो पाउंड्स अननोन है, तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 500 मल्टीप्लाई बाय 0.88, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 440। ये मेरे पास देगा 440 पाउंड्स। अब 440 पाउंड्स को मैं डॉलर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो मेरे पास डॉलर जो है और यहाँ पे आ गया पाउंड। $1 एक्स पाउंड के बराबर है, तो आपको ये पता करना है कि 440 पाउंड्स, ये लिखा हुआ 536.58 के बराबर है। तो आपको सिर्फ एक्स मालूम करना है, सो यू विल गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 440 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 536.58। एक्स हो जाएगा 0.82, तो ये आपके पास आ रहा है 0.82। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब दिया हुआ हेयर आर द फर्स्ट 4 पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ यूजिंग डॉट्स। फर्स्ट 4 पैटर्न आपको निकालने हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन निकले हुए फर्स्ट 4 पैटर्न। कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। उसने कहा पैटर्न नंबर, नंबर ऑफ डॉट्स 1 5 2 9 3 4 13 4 और समथिंग 4 के अलावा। अच्छा, 4 में कितने आपको बस काउंट करने हैं, 1 2 3। अच्छा, बल्कि एक सेकेंड, ये भी नहीं करना, हम भी करेंगे क्लास में, पहले हम करेंगे उसके बाद करेंगे। हाँ वो आसान है, ये तो आसान है, लेकिन अभी मैं नहीं करवा रहा, ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, फिर सी पार्ट इसका। ठीक है, अच्छा, ए इज द पॉइंट -4 एंड 3 एंड बी इज द पॉइंट 2 -7। ए बी का वेक्टर चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ उसने वेक्टर डाला हुआ है। ए बी का वेक्टर चाहिए, तो बी माइनस ए करना पड़ेगा, 2 -7 और माइनस माइनस का 4 और 3, तो हो जाएगा 2 + 4 और ये हो जाएगा -7 -3। 2 + 4 होता है आपके पास 6, -3 और -7 हो जाएगा माइनस का 10। ये तो आपके पास हो गया 6 और -10। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। ए बी की लाइन का मिड पॉइंट चाहिए आपको। -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 3 -7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास -2/2 और ये हो जाएगा -4/2। ये आपके पास हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब उसके बाद है आपके पास सी डी का वेक्टर। सी डी का वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है, वो कह रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। -5 पे स्क्वायर और 11 पे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25, 11 का हो जाएगा 121, 140 आ रहा है 12.1। ठीक है, ये मेरे पास पेपर 2 था इसलिए मैंने कर दिया। अच्छा, ये 12वां सवाल हमारा आज का आखिरी सवाल होगा, इससे ज़्यादा अभी नहीं करेंगे, अब अगली क्लास में करेंगे। इसमें 12-13 सवाल ही है ना, क्योंकि 2 सेशन होंगे, सुकून से करना है। राइट 0.0142 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। 0.0142 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट उठा के आगे लेके जाएंगे, तो इट विल बी 1.42 इंटू 10⁻⁻²। पॉइंट आगे ट्रेवल करता है तो -2 होता है, पीछे ट्रेवल करता है तो प्लस होता है। अच्छा, इसको करने के लिए मल्टीप्लाई करना है और हमें फिगर आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। कर लेते हैं भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ और 10 की पावर हो जाएगी -4 + y।
इज इक्वल टू राइट साइड पे लिखा है 2.6 इंटू 10⁻³ अब जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो इस वाले नंबर के इक्वल होगा, यानी कि 3.2 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 2.6 के, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाय 3.2 के। ठीक है, 0.8125। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप पावर्स को देखेंगे तो 10 वाला 10 वाले के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 प्लस वाई की जो पावर है वो 3 के बराबर है इंडाइसिस के रूल से। तो y बराबर हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 4 के, और y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अच्छा अभी आपने जितने सवाल देखे यहाँ पे, कुछ सवाल ऐसे भी मिले आपको इस वक्त, एक सवाल को छोड़ के कुछ सवाल ऐसे भी मिले जिसमें आपको तरीका पता था कि क्या करना है, लेकिन उसने इस दफ़ा कोई नई चीज़ दी थी करने के लिए। सही है, तो ऐसा जो है बेटा पेपर में होता है बिल्कुल, कि आपको ना कोई नई चीज़ दी जाती है, क्योंकि तरीका वही होता है, मतलब आपको पता है यूनिटरी मेथड लगाना है, आप ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन उसने आपको ना हर दफ़ा नई चीज़, जैसे डेकागॉन कभी कैलकुलेट नहीं करवाया, दफ़ा डेकागॉन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये तो इंटरेस्ट वाला तो सिंपल पुराना क्वेश्चन ही है। ये सवाल वर्कआउट वाला, ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन था, ये पहले पेपर 2 में इस तरह का सवाल दिया ही नहीं, बहुत पहले दिया जाता था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, इस दफ़ा उन्होंने दिया कि भाई डिफरेंट तरह का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कोई साइंस नहीं थी कि हमने नया कुछ किया हो, नहीं नया कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कैलकुलेशंस की। और हर क्वेश्चन के अंदर ही अगर आप देखें, जैसे यहाँ वाला सवाल, ये रिफ्लेक्स एंगल का क्वेश्चन बहुत पुराने क्वेश्चंस में आता था, जैसे वाई की वैल्यू निकालने के लिए दिया, एक्स तो बहुत आसान है, एक्स हम कई दफ़ा अपनी क्लास में निकाल चुके हैं, एक्स इस तरह का एक्स का एंगल, लेकिन वाई बहुत कम निकाला है, तो वाई दिया उसने इस दफ़ा। और ये सवाल बिल्कुल वैसे ही था जैसा पुराना सवाल होता है। हाँ, एक इसमें चेंज ये आया कि आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए जाते थे। इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे होते थे कि आपको 10 दिए जाते थे, 12 दिए जाते थे, 14 दिए जाते थे। तो उसमें क्या करते थे, जब आप बेस्ट फिट लाइन बनाते थे तो आधे लाइन से ऊपर हो जाते थे, आधे नीचे हो जाते थे। इस दफ़ा उसने आपको 9 पॉइंट्स दिए, ऑड नंबर्स, यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर आधे ऊपर और आधे नीचे करोगे तो 1 पॉइंट लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि ऑड 9 का, और 9 ऑड नंबर है ना, तो 4 ऊपर होने चाहिए, 4 नीचे, तो 5वां पॉइंट जो होगा वो आपका लाइन पे होना चाहिए। ये इस दफ़ा उसने डिफरेंट चीज़ दी आपको। और इसी तरीके से हाँ, ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हमेशा आता था फिगर के अंदर, और उसने उसको देता था वो हमेशा कैसे, नेट ओपन करने के लिए। इस दफ़ा उसने नेट दे दिया, नेट से एरिया मांगा, और एंड में उसने ये पूछ लिया कि भाई प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बना दो। तो प्लेन्स को ऑफ सिमेट्री सोचने के लिए तो मैं ऑब्जेक्ट को बंद करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे किया। तो उसके बाद फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कितने प्लेन से मैं सिमेट्री के लिए इसको कट कर सकता हूँ। ये एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन भी आया आपके पास। और ये वाला इंसर्ट वन ब्रैकेट, इंसर्ट वन ब्रैकेट का हमेशा से एक सवाल ही रहता है, लेकिन इस दफ़ा उसने 2 सवाल दिए और दोनों कॉम्प्लिकेटेड दिए, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में उसने ट्रिक्स दिए। तो अब इस दफ़ा जो ये वाला जो वेरिएंट है ना, ये डेफिनेटली काफ़ी ट्रिकी वेरिएंट है, तो इसमें बच्चे फंसे भी होंगे। तो अब इसमें ना ये पूरा सवाल, पूरा पेपर हम करेंगे, अभी हमने किए हैं इसके 12 सवाल और एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है, और अब अगली क्लास में भी हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, साथ बने रहिएगा इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और भाई को दुआएं दीजिएगा।